कहते हैं कि जिद बहुत ही बुरी चीज़ है और अगर वह किसी चीज़ को पाने की है और अगर वह चीज़ लड़की है तो फिर तो मनुष्य गुनाह के दलदल में भी धंस जाए तो उसे कोई परवाह नहीं होती। ऐसा ही एक वाक़या उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक गांव में हुआ, जिसमें एक ऐसा गुनाह हो गया जिससे 2 परिवार बर्बाद हो गए। तो चलिए चलते हैं कहानी सुनने मेरे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर मेरी जुबानी। उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर से कोई 40-45 किलोमीटर दूर बसा है बीरबल अकबरपुर गांव। इसी गांव में शिवबालक निषाद अपनी पत्नी ममता और 2 बेटियों व 1 बेटे के साथ रहता था। बात 25 जनवरी 2019 की है। शिवबालक शाम को घर लौटा तो उसका 10 वर्षीय बेटा विवेक घर में नहीं दिखा। पूछने पर बड़ी बेटी ने बताया कि विवेक दोपहर 12 बजे स्कूल से लौटकर खाना खाने के बाद घर से यह कहकर निकला था कि खेलने जा रहा है। तब से वह घर नहीं लौटा। बेटी की बात सुनकर शिवबालक का माथा ठनका। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर बेटा कहाँ चला गया जो अभी तक नहीं आया। पत्नी घर में नहीं थी, वह अपने मायके फफुआपुर गई हुई थी, इसलिए वह बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने पड़ोस के बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि दोपहर के समय तो विवेक उनके साथ खेल रहा था, उसके बाद कहाँ गया उन्हें पता नहीं। शिवबालक के पड़ोस में ही हरिकिशन का घर था। शिवबालक ने उसके मझले बेटे अनिल को विवेक के गायब होने की बात बताई तो वह भी परेशान हो उठा। वह गांव के युवकों को लेकर शिवबालक के साथ विवेक को ढूंढने में जुट गया। इन लोगों ने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन विवेक का कहीं पता नहीं चला। घुरौपुर, गुरडुनपुरवा टेम्पो स्टैंड, सजेती बस स्टॉप, बाजार आदि जगहों पर भी उसकी खोज की गई, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। शिवबालक ने बेटे के गायब होने की जानकारी पत्नी को दे दी थी। ममता को यह खबर मिली तो वह तुरंत गांव लौट आई। उसने भी अपने हिसाब से विवेक को खोजा। आधी रात तक खोजबीन के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। किसी अनहोनी की आशंका में शिवबालक और ममता ने जैसे तैसे रात बिताई। रात भर उनके मन में तरह तरह के ख्याल आते रहे। सवेरा होते ही पड़ोसी हरिकिशन का बेटा अनिल शिवबालक के पास आया। वह बोला, चाचा, विवेक को हम लोगों ने बहुत खोज लिया, अब हमें पुलिस का सहारा लेना चाहिए। चलो थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। उसकी बात शिवबालक को भी ठीक लगी। तब दोनों थाना सजेती जा पहुँचे। सुबह का समय था, इसलिए एसओ अमरेंद्र बहादुर सिंह थाने में ही मौजूद थे। शिवबालक ने उन्हें अपने बेटे के गायब होने की बात बताई। थाना प्रभारी ने विवेक की गुमशुदगी दर्ज कराकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। अमरेंद्र बहादुर भी कई सिपाहियों के साथ गांव के नज़दीक के खेतों में बच्चे को ढूंढने लगे। पुलिस के साथ साथ गांव वाले भी थे, वह भी पुलिस की मदद कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने गौर किया कि विवेक की खोज में अनिल निषाद कुछ ज़्यादा ही सक्रियता दिखा रहा है। सर्च अभियान के दौरान ही अनिल ने एसओ से कहा, दरोगा जी, चलिए उधर सरसों के खेत में देख लेते हैं। अनिल की यह बात एसओ अमरेंद्र बहादुर की समझ में नहीं आई कि यह सरसों के खेत की ओर चलने को क्यों कह रहा है। फिर भी वह बिना कुछ कहे अनिल के पीछे पीछे सरसों के खेत की ओर चल पड़े। खेत के अंदर जाकर उसने सरसों के कुछ पौधों को हाथ से इधर उधर किया, फिर चीख कर बोला, सर, विवेक की लाश यहाँ पड़ी हुई है। उसकी बात सुनते ही एसओ तुरंत उसके पास पहुँच गए। सचमुच सरसों की फसल के बीच विवेक की लाश पड़ी थी। लाश को घास फूस से ढका गया था, लेकिन हवा के झोंकों से घास फूस बिखर गया था, जिससे लाश साफ दिखाई दे रही थी। बेटे की लाश देखकर शिवबालक दहाड़े मारकर रोने लगा। इसके बाद तो गांव में जिसने भी सुना वही लाश देखने भाग खड़ा हुआ।
सूचना मिलने पर मृतक विवेक की मां ममता भी रोती बिलखती वहां पहुंच गई और शव से लिपट कर रोने लगी। इधर थाना प्रभारी अमरेंद्र बहादुर ने बच्चे की लाश बरामद करने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दी। नतीजतन कुछ देर बाद एसपी ग्रामीण प्रद्युम्न सिंह और सीओ घाटमपुर शैलेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने लाश का निरीक्षण किया। उन्हें उसके शरीर पर कोई घाव दिखाई नहीं दिया। गले के निशान से ही अंदाजा लग गया कि उसकी हत्या गला घोंट कर की गई होगी। उसके मुंह और नाक में मिट्टी भी भरी हुई थी। हत्या के समय हत्यारे ने या शायद इसलिए किया होगा ताकि मृतक की आवाज़ न निकल सके। सीओ शैलेंद्र सिंह ने विवेक के पिता शिवबालक से पूछा कि उन्हें बेटे की हत्या का किसी पर शक तो नहीं है। साहब, बीते साल जून महीने में गांव के इंद्रपाल निषाद के बेटे सर्वेश ने मेरी बेटी नीलम को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की थी। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेज दिया था। 2 महीने पहले ही वह जेल से छूट कर आया है। हो सकता है मेरे बेटे की हत्या में उसका हाथ हो, शिवबालक ने बताया। उसी समय थाना प्रभारी अमरेंद्र बहादुर सिंह की निगाह अनिल निषाद पर पड़ी। वह कुछ दूरी पर एक बच्चे से बात कर रहा था और उसे उंगली दिखाकर धमका रहा था। थाना प्रभारी की निगाह में अनिल पहले ही शक के घेरे में था। अब उनका शक और गहरा हो गया। जिस बच्चे को वह धमका रहा था, उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? किस गांव में रहते हो? मेरा नाम सुमित है, मैं इसी गांव में रहता हूं, बच्चे ने बताया। तुम विवेक को जानते थे? उन्होंने पूछा। हाँ साहब, वह मेरा पक्का दोस्त था। वह कक्षा 3 में और मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। विवेक को कल किसके साथ जाते देखा था? थाना प्रभारी ने पूछा। हाँ साहब, अनिल उसे खेतों की ओर ले गया था। अनिल ने मुझे 20 रुपये देकर विवेक को बुलवाया था, तब मैं विवेक को बुला लाया था। इसके बाद अनिल उसे खेतों की तरफ लेकर चला गया था। अनिल अभी मुझे इसी बात की धमकी दे रहा था कि यह बात किसी को न बताना, सुमित ने बताया। सुमित ने जो बातें पुलिस को बताईं, उससे अनिल पूरी तरह शक के घेरे में आ गया। उधर शिवबालक के बयानों से सर्वेश पर भी शक था। गांव वालों से भी पुलिस को पता चला कि सर्वेश और अनिल गहरे दोस्त हैं। थाना प्रभारी ने यह जानकारी एसपी प्रद्युम्न सिंह को दे दी तो उन्होंने उन दोनों लड़कों से पूछताछ करने के निर्देश दिए। इसके बाद थाना प्रभारी ने घटनास्थल की जरूरी कार्रवाई करके विवेक का शव पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर भिजवा दिया। फिर उन्होंने सर्वेश, निषाद और अनिल को उनके घरों से हिरासत में ले लिया और थाने ले आए। पुलिस ने सबसे पहले सर्वेश, निषाद को अनिल से अलग ले जाकर विवेक की हत्या के संबंध में सख्ती से पूछताछ की तो उसने विवेक की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। सर्वेश ने बताया कि उसने अपने दोस्त अनिल की मदद से विवेक की हत्या की थी। सर्वेश, निषाद ने हत्या का जुर्म कबूला तो अनिल को भी टूटते देर नहीं लगी। दोनों से पूछताछ के बाद विवेक की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से 47 किलोमीटर दूर एक बड़ी आबादी वाला गांव बीरबल अकबरपुर बसा हुआ था। यह एक ऐतिहासिक गांव है। मुगल बादशाह अकबर का यहाँ किला है, जो समय के थपेड़ों के साथ अब खंडहर में तब्दील हो गया है। यमुना किनारे बसे इस गांव की आबादी लगभग 10,000 है। बताया जाता है कि मुगल बादशाह अकबर जब आगरा से अकबरपुर आते थे तो इसी किले में दरबार लगाते थे। इसी किले में अकबर की मुलाकात बीरबल से हुई थी। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर बादशाह अकबर ने उन्हें अपने दरबार में रख लिया था। अपनी बुद्धिमत्ता के चलते बीरबल दरबार में चर्चित हुए तो इस अकबरपुर गांव का नाम बीरबल अकबरपुर पड़ गया। समय बीतते सरकारी रिकॉर्ड में भी गांव का नाम बीरबल अकबरपुर दर्ज हो गया। हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाने वाले बीरबल का जन्म
अकबरपुर गांव से 1 किलोमीटर दूर तिलौची में हुआ था। बीरबल के बाल्यावस्था के समय ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। निर्धन परिवार में जन्मे बीरबल का पालन पोषण उनकी मां ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में किया था। खेतों पर मजदूरी करने के दौरान मां बीरबल को बांस की टोकरी में लिटा कर लाती थी और खेतों के एक कोने में टोकरी को रख देती थी। कहा जाता है कि एक रोज एक साधु खेत से होकर गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र बीरबल पर पड़ी। उस साधु ने बीरबल की हस्तरेखा तथा मस्तक की लकीरों को गौर से देखा और फिर बोला, माई, तुम्हारा यह लाल बड़ा बुद्धिमान होगा। यह अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा बड़े बड़ों से मनवाएगा और पूरे देश में चर्चित होगा। यह राज दरबारी होगा। उस साधु की बात सुनकर बीरबल की माँ उसके चरणों में झुक गई और बोली, बाबा, मैं मजदूरी करती हूँ, बेहद गरीब हूँ, तुम्हें दक्षिणा भी नहीं दे सकती और न ही भोजन करा सकती हूँ, मुझे क्षमा करना। यह कहते हुए वह रोने लगी। साधु बोला, रो मत माई, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो इधर से जा रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई। इसके बाद वह साधु बीरबल को आशीर्वाद देकर चला गया। समय बीतते इस साधु की भविष्यवाणी सच निकली। बीरबल अकबर के राज दरबारी बने और अपनी हाजिर जवाबी के लिए चर्चित हुए। इसी बीरबल अकबरपुर गांव में शिवबालक निषाद अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी ममता के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा विवेक था। शिवबालक ड्राइवर था, वह लोडर चलाता था। इसके अलावा उसके पास 3 बीघा खेती की ज़मीन भी थी, लेकिन वह ज़मीन ऊसर बंजर थी। उसमें ज्वार बाजरा के अलावा कोई दूसरी फसल नहीं होती थी। अतिरिक्त आमदनी के लिए शिवबालक ने दूध का व्यवसाय शुरू कर दिया था। वह सुबह उठकर गांव से दूध इकट्ठा करता और फिर दूध को घाटमपुर कस्बा ले जाकर बेचता था। वक्त यूं ही गुजरता गया। वक्त के साथ शिवबालक के बच्चे भी साल दर साल बड़े होते गए। बड़ी बेटी नीलम 14 साल की उम्र पार कर चुकी थी। तीनों बच्चे गांव के SS शिक्षा सदन स्कूल में पढ़ते थे। नीलम 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। शारदा के घर से कुछ दूरी पर सर्वेश निषाद रहता था। वह एक अच्छे परिवार का था। सर्वेश अपने पिता की 3 संतानों में मझला था। वह थोक में सब्जी बेचने का काम करता था। गांव के किसानों से सस्ते दाम पर सब्जियां खरीदकर उन्हें कानपुर की नौबस्ता थोक सब्जी मंडी में अच्छे दामों पर बेचा करता था। क्योंकि सर्वेश अच्छा कमाता था, सो खूब ठाट बाट से रहता था। गले में सोने की चेन, अंगुलियों में अंगूठियाँ और कलाई में महंगी घड़ी उसकी पहचान थी। उसके पास महंगा मोबाइल रहता था। सर्वेश जिस तरह से अच्छी कमाई करता था, उसी तरह से शराब और अय्याशी में वह अपनी कमाई लुटाता था। उसके पिता इंद्रपाल उसकी इस फिजूल खर्ची से परेशान थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया और डांटा फटकारा भी, लेकिन सर्वेश का रवैया नहीं बदला। एक रोज़ नीलम स्कूल जा रही थी, तभी सर्वेश की नज़र उस पर पड़ी। खूबसूरत नीलम को देखकर सर्वेश का मन मचल उठा। वह उसे फांसने का ताना बाना बुनने लगा। मौका मिलने पर वह उससे बात करने का प्रयास करता, लेकिन नीलम उसे झिड़क देती थी। तब सर्वेश खिसिया जाता था। आखिर जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसने एक रोज़ मौका मिलने पर नीलम का हाथ पकड़ लिया और बोला, नीलम, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारी खूबसूरती ने मेरा चैन छीन लिया है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। नीलम अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, सर्वेश, तुम यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी जात बिरादरी की हूँ और इस नाते तुम मेरे भाई लगते हो। भाई को बहन से इस तरह की बातें करते शर्म आनी चाहिए। प्यार अंधा होता है नीलम, प्यार जात बिरादरी नहीं देखता। वह बोला, होगा, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। नफ़रत करती हूँ। और हाँ, आइंदा कभी मेरा रास्ता रोकने या हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? नीलम ने धमकाया।
सर्वेश समझ गया कि नीलम अब ऐसे नहीं मानेगी। उसे अपनी खूबसूरती और जवानी का इतना घमंड है तो वह उसके घमंड को हर हाल में तोड़ कर रहेगा। सर्वेश का एक दोस्त था अनिल निषाद। दोनों ही हम उम्र थे, सो उनमें खूब पटती थी। एक रोज़ दोनों शराब पी रहे थे। उसी दौरान सर्वेश बोला, यार अनिल, मैं नीलम से प्यार करता हूँ, लेकिन वह हाथ ही नहीं रखने दे रही है। देख सर्वेश, मैं एक बात बताता हूँ कि नीलम ऐसी वैसी लड़की नहीं है। उसका पीछा छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि उसका पंगा तुझे भारी पड़ जाए। अनिल ने सर्वेश को समझाया, अरे छोड़ इन बातों को, मैं भी जिद्दी हूँ। मैं आज चैलेंज करता हूँ कि नीलम अगर राजी से नहीं मानी तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, सर्वेश ने कहा। सर्वेश ने नीलम के ऊपर लाख डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ा। बात 13 जून 2018 की है। उस रोज़ शाम 5 बजे नीलम दिशा मैदान जाने को घर से निकली। तभी सर्वेश ने उसका पीछा किया। नीलम जैसे ही झाड़ियों की तरफ पहुंची, तभी सर्वेश ने उसे दबोच लिया और उसे ज़मीन पर पटक कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। नीलम उसकी पकड़ से छूटने का प्रयास करने लगी, लेकिन सर्वेश पर जुनून सवार था। तब नीलम ने हिम्मत जुटाई और सर्वेश के हाथ पर दांत से काट लिया। सर्वेश की पकड़ ढीली हुई तो वह चिल्लाती हुई सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भागी। अपने घर पहुंचते ही नीलम मूर्छित होकर देहरी पर गिर पड़ी। ममता ने नीलम को अस्त व्यस्त कपड़ों में देखा तो समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ है। माँ ने नीलम के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो कुछ देर बाद उसने आंखें खोल दीं। उसके बाद उसने माँ को सर्वेश की करतूत बताई। यह सुनकर ममता गुस्से से भर उठी। वह शिकायत लेकर सर्वेश के पिता इंद्रपाल के पास पहुंची तो उसने बेटे को डांटने समझाने के बजाय उसका पक्ष लिया और उल्टे उसकी बेटी नीलम के चरित्र पर ही उंगली उठाने लगा। ममता ने यह बात अपने पति को बताई। इसके बाद दोनों पति पत्नी थाना सजेती पहुंच गए। उन्होंने सर्वेश के खिलाफ दुष्कर्म की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज करा दिया। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस सक्रिय हुई और आनन फानन में सर्वेश को गिरफ्तार कर कानपुर जेल भेज दिया। सर्वेश 4 महीने जेल में रहा। 20 अक्टूबर 2018 को उसकी जमानत हुई। जेल से बाहर आने के बाद सर्वेश के दिल में ममता और उसकी बेटी नीलम के प्रति बदले की आग भभक रही थी, क्योंकि उनकी वजह से वह जेल जो गया था। बदला कैसे लिया जाए, इस विषय पर उसने अपने दोस्त अनिल से विचार विमर्श किया तो तय हुआ कि ममता के कलेजे के टुकड़े विवेक को ही मार दिया जाए। विवेक शिवबालक का इकलौता बेटा था। इसके बाद दोनों ने योजना बनाई और समय का इंतजार करने लगे। 25 जनवरी 2019 को अपराह्न 2 बजे शिवबालक का 10 वर्षीय बेटा विवेक अपने साथियों के साथ गली में खेल रहा था। तभी सर्वेश की नज़र उस पर पड़ी। अनिल भी उसके साथ था। सर्वेश ने अनिल के कान में कुछ खाना फूसी की, फिर गांव के बाहर चला गया। इधर अनिल ने विवेक के साथ खेल रहे सुमित को अपने पास बुलाया और उसे 20 रुपये का नोट देकर कहा, सुमित, तुम विवेक को लेकर गांव के बाहर ले आओ, वहां तुम दोनों को बिस्कुट टॉफ़ी खिलाएंगे। सुमित लालच में आ गया। वह विवेक को लेकर गांव के बाहर पहुंच गया। अनिल वहां विवेक के आने का ही इंतजार कर रहा था। अनिल ने सुमित को वहीं से वापस कर दिया। वह विवेक को बहलाकर सरसों के खेत पर ले गया। वहां सर्वेश पहले से मौजूद था। नफरत से भरे सर्वेश ने विवेक का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए खेत के अंदर ले गया और विवेक को ज़मीन पर पटक कर बोला, तेरी बहन ने मुझे जेल भिजवाया था, उसका बदला आज तुझे जान से मार कर दूंगा। अनिल, जो अब तक खेत के बाहर रखवाली कर रहा था, वह भी खेत के अंदर पहुंच गया। इसके बाद दोनों मिलकर विवेक का गला दबाने लगे। विवेक चीखने लगा तो दोनों ने गला दबाकर विवेक को मार डाला और फिर लाश को घास फूस से ढक कर वापस आ गए। इधर शाम 5 बजे शिवबालक घर आया तो उसे विवेक दिखाई नहीं दिया।
विवेक के बारे में उसने शारदा से पूछा तो उसने गली में खेलने की बात बताई, लेकिन शिवबालक का माथा ठनका। वह उसकी खोज में जुट गया, लेकिन विवेक नहीं मिला। दूसरे दिन उसकी लाश सरसों के खेत में पुलिस की मौजूदगी में मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो बदला लेने के लिए मासूम की हत्या का पर्दाफाश हुआ। 27 जनवरी 2019 को थाना सजेती पुलिस ने अभियुक्त सर्वेश निषाद व अनिल को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। कथा संकलन तक उनकी जमानत नहीं हुई है। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।